हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज नीट 2019 का क्वेश्चन पेपर 34 से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, 4D, 5P, 5F एंड 6P ऑर्बिटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन में हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है। बोरबरी रूल या N+L रूल, N+L रूल या बोरबरी रूल के अनुसार ये फिल करना होता है ऑर्बिटल को। तो N+L रूल या बोरबरी रूल क्या है? तो अगर जिसका N+L का वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिस ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिस ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू ज़्यादा आएगा उसका एनर्जी हाई हो। ग्रेटर N+L का वैल्यू, हायर इज द एनर्जी। और अगर हायर एनर्जी है तो वो लास्ट में फिल होगा, वो लास्ट में फिल होगा। 4D, 5P, 5F, 6P, तो इसका N, L और N+L। तो अगर N+L का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो जिसका N का वैल्यू ज्यादा है उसको लास्ट में फिल करते हैं, उसका एनर्जी हाई होता है। लोअर N वाला ऑर्बिटल को पहले फिल करते हैं तो उसका एनर्जी कम होता है, इसलिए उसको पहले फिल का वैल्यू 4 हो गया। वैल्यू D के लिए L का वैल्यू होता है, D के लिए L का वैल्यू होता है 2, D के लिए L का वैल्यू होता है 2, तो N+L 6, तो 5। और P के लिए L का वैल्यू होता है 1, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए N का वैल्यू 2, तो ये 6 हो गया। F के लिए 3 होता है, F के लिए 3, तो 5, 3, 8, 5, 3, 8 और 6 + 1 7। तो N+L सबसे ज्यादा किसका है? इसका है। तो 5F का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 6P का होगा, उससे कम 6P का होगा। L का वैल्यू अगर सेम हो गया तो इसमें ये दोनों में देखना है हमको कि किसमें N का वैल्यू कम है। तो N का वैल्यू कम किसमें है? 4D में। तो 5P का एनर्जी 4D से ज्यादा हो गया, 5P का एनर्जी 4D से ज्यादा हो गया। तो N+L अगर जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा है, तो उसको लास्ट में फिल किया जाता है। जिसका N+L का वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है। तो सबसे कम एनर्जी किसका है? 4D का, उसके बाद 5P का, उससे बाद 6P का, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? 5F का। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन थर्ड सही है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, the number of sigma and pi bond in pen to in for wine is first 11 sigma bond and 2 pi bonds, second 13 sigma bond and no pi bond, third 10 sigma bonds and 3 pi bond, fourth 8 sigma bond and 5 pi bond। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो पेंट बोल रहा है तो कार्बन कितना? 5, पेंट 2 in 4 वाइन, C 2 in 4 वाइन है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 5।
तो किस किस पोजीशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे है, और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे है। तो अब इसको H से बैलेंस कर देते हैं, तो H H H H ऑफ सिग्मा बॉन्ड, number of sigma bond, total number of atoms -1, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 -1 = 10, तो 10 सिग्मा बॉन्ड्स है। और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, 8, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेरे पास कितना है? 10। और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स = 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड = 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो 3 होगा। 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ H2E? E = O S Se TeNPO, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, क्लोरीनियम, प्लोनियम, तो ये दिया हुआ है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। H2E जनरल फार्मूला है H2O OH H2O H2S उसके बाद सिलीनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, तो अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल आइटम इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल आइटम इंक्रीज कर रहा है, या ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम में इसका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही इसका साइज इंक्रीज करेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। शायद बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर बड़ा बॉन्ड लेंथ है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और छोटा बॉन्ड है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, ये जल्दी टूटेगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो H2O का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद H2S का, उसके बाद H2Se का, उसके बाद H2Te का, उसके बाद H2PO का। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये कौन सा ऑप्शन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 37,
कंजुगेटेड बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF। तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का जो एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड उसको बोलते हैं जो कि H+ डोनेट करता है, जो कि H+ डोनेट करता है उसको ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, और जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। तो कंजुगेट ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये H2O एक ब्रोंस्टेड एसिड है और HF भी ब्रोंस्टेड एसिड है। तो अगर कंजुगेट बेस बोल रहा है तो कंजुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड, तो अगर एसिड है तो उसमें अगर H+ को रिमूव करेंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। अगर एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है तो इसमें से H+ को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? H+ को रिमूव करेंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। कंजुगेट बेस कैसे बनेगा? अगर एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड में H+ को रिमूव करेंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। तो H2O में अगर H+ को रिमूव करेंगे तो ये OH- होगा, और HF में अगर H+ को रिमूव करेंगे तो ये वो F- होगा। तो ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। इसमें अगर हम H+ ऐड करेंगे तो ये ब्रोंस्टेड एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कंजुगेट बेस बनाने के लिए H+ को रिमूव करते हैं और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H+ को ऐड करते हैं। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो फर्स्ट वाटसन सीरीज, सेकेंड ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइमन सीरीज, फोर्थ बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आता है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। उसके बाद पाश्चन और ब्रैकेट सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और ये इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड रीजन में। का जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में इसका रेंज होता है, तो इसके बीच में आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। 39, क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ तो जिंक ZnHCl, इसको जब ट्रीट करेंगे तो ये रिडक्शन करवाएगा Hg2+H2O, तो यहाँ पे ये एडिशन करवाएगा, इसका एडिशन करवाएगा, वाटर का एडिशन कराएगा। और अगर Na लिक्विड NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बर्ज रिडक्शन है, ये ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, रिएजेंट है। और ये लिक्विड NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन का H2PDC क्विनोलिन के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये लिंडलार कैटलिस्ट है। कौन कैटलिस्ट है? लिंडलार कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है?
सिस अल्किन में, और बर्च रिएजेंट किस में करता है, ट्रांस अल्किन में। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD प्लस BaSO4 या फिर C क्विनोलीन, ये क्या करवाएगा, सीन एडिशन करवाएगा। क्या करवाएगा ये, सीन एडिशन, और सिस अल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट, अगर एक सेम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आइटम, इंथैल्पी और एनर्जी minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom। तो आइसोलेटेड गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितना कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आइसोलेटेड गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन कुछ इसमें ऑर्डर में चेंजेस है। तो वो दो इफेक्ट की वजह से चेंजेस है, एक पेनिट्रेशन इफेक्ट और दूसरा है हाफ फील्ड और वाइटल, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम के बाद बेरिलियम होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम नहीं होता है, बोरोन होता है। तो ये क्यों होता है ये बताएंगे। उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये भी बताएंगे कि क्यों होता है नाइट्रोजन नहीं होता है। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। तो जैसे इधर से इधर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का है, उसके बाद बोरोन का। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बोरोन का और बेरिलियम का, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बोरोन का तो 1s2 बेरिलियम का लिखते हैं 1s2 2s2, और बोरोन का लिखते हैं, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1। तो s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के क्लोज होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू p ऑर्बिटल। तो ये s p d f सब। तो जो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखेंगे तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट s का होता है, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको आसानी इस ऑर्बिटल से होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, और इसका जो यहाँ पे बेरिलियम ना होकर के बोरोन पहले आ जाता है, उसके बाद बेरिलियम आ जाता है।
यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p4 और 2p4 ये ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बॉक्स डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये हाफ फिल्ड और वाइटल है। हाफ फिल्ड और वाइटल आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड और वाइटल आर मोर, हाफ फिल्ड और वाइटल। तो ये जो है हाफ फिल्ड और वाइटल है, और यहाँ पे इसका जो है हाफ फील्ड और वाइटल नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी होगा इन कंपेरिजन टू हाफ फील्ड और वाइटल। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, यहाँ पे दो जगह वेरिएशन है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट और यहाँ पे स्टेबल हाफ फील्ड और वाइटल के वजह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 41 pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9, the solubility product KSP of CaOH2। तो CaOH2 का KSP हमको फाइंड आउट करना है, KSP फाइंड आउट करना है CaOH2 का। pH मेरे पास दिया हुआ है, pH दिया हुआ है 9, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5, तो POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 5। तो ये OH माइनस का कंसंट्रेशन है, और ये रिएक्शन ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करता है। तो ये कैल्शियम 2 प्लस 2 OH माइनस, तो इसका सोलिबिलिटी S लिखते हैं, तो इसका 2S हो जाएगा। तो KSP निकालने के KSP इक्वल टू होता है इसका S इंटू 2S S, और ये हो जाएगा 4S स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4S क्यूब। तो यहाँ पे 2S इक्वल टू 2S इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन जो 10 टू पावर माइनस 5 है, तो जब इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5/2, ये मेरा S का S इक्वल टू, तो S को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 4 KSP मेरा जो निकल जाएगा, KSP इक्वल टू 4 इंटू KSP इक्वल टू 4 इंटू S का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 5/2 का क्यूब, तो ये 10 टू पावर माइनस 15/8 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो इसका जो करने पर ये आएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 40 नंबर 42 एन एल्कीन A on reaction with O3 and ZnH2O zinc H2O on an ethanol in equimolar ratio, addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of B is, तो स्ट्रक्चर ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ये जो है क्लास 11 का अल्कीन हाइड्रोकार्बन से है, तो वहां पे ओजोनोलाइसिस जो है उस टॉपिक से है क्वेश्चन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन पे है। तो
प्रोडक्ट मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, तो CH3COH, ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल प्लस CO CH3 ये प्रोपानॉन हो गया, प्रोपानॉन। ये O2 को लिबरेट कर दीजिए, ऑक्सीजन निकाल दीजिए, ऑक्सीजन गैस, और क्लम कर दीजिए इसको लिख दीजिए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, और ये CH3 ये मेरा A हो गया। जब इसको HCl से ट्रीट करेंगे, तो HCl से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल से एडिशन होगा। मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है? मार्कोनी ऑफ रूल, नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो, वहां पे जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। पार्ट नेगेटिव एडेंडम अटैच टू दोज कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और नेक्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो इसका जो ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा, ये होगा ये CH3 और Cl, ये B है। CH3Cl, यहाँ पे H का एडिशन करेंगे, यहाँ पे Cl का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे H का एडिशन करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके अगर मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पे H प्लस ऐड होगा, और नेक्स्ट जो Cl जो है बेटर कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे जाके Cl ऐड होगा, और जो ये B का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ओजोनोलाइसिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, उससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, the method used to remove temporary hardness of water is first ion exchange method, second synthetic resins method, third Cologne's method, fourth Clark's method। तो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अगर हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के वजह से हार्डनेस है। इसको रिमूव करने का 2 मेथड, एक बॉइल करके और दूसरा क्लार्क मेथड। टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का ये प्रोसेस है। तो क्लार्क मेथड क्या होता है उसको देखना है। क्लार्क मेथड CaOH2 प्लस MgHCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O, CaHCO3 प्लस CaOH2 gives 2CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रिमूव हो जाता है। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिमूव हो जाता है क्लार्क मेथड से। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट के वजह से होता है। क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है
परमानेंट हार्डनेस, और इसको रिमूव करने का फर्स्ट सिंथेटिक रेजिन्स में आयन एक्सचेंज मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं, और कैल्गोन प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं, कैल्गोन मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 44, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा H mixing equal to 0 at constant temperature and pressure, delta G mixing equal to 0 at constant temperature and pressure. Third, delta S mixing equal to 0 at constant temperature and pressure. Fourth, delta V mixing not equal to 0 at constant temperature and pressure. तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग डेल्टा एक्स मिक्सिंग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इंथैल्पी चेंज मस्ट बी 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, और डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग मस्ट बी 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी 0। इसका फर्स्ट होगा डेल्टा H mixing equal to 0 at constant temperature and pressure. Question 45, reaction that proceed through the electrophilic substitution reaction. तो पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रिएक्शन जो है बेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं Cl2 के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये एडिशन रिएक्शन है, और ये यहाँ पे यूवी लाइट का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एडिशन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एडिशन होगा, और क्योंकि ये यूवी लाइट और हाई एनर्जी मिल रहा है तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है Cl का, और ये है से एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ये CH3 बेंजाइल अल्कोहल को अगर ट्रीट करेंगे HCl के साथ और हीट करेंगे तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड जो है तो सेंडमेयर रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। अमीन का चैप्टर से ये क्वेश्चन है। Cl के साथ जब ट्रीट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड से जब इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और N2 गैस लिबरेट होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग में अटैक करता है। दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग और एरेनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, एरेनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, तो Cl2 प्लस AlCl3
तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में जाके ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में ये अटैक करता है और उसके बाद एरेनियम कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद फिर डी प्रोटोनेशन सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में डी प्रोटोनेशन, प्रोटोन निकल जाता है और यहाँ पे ये इसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 4 होगा।